ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी के हुए बीरेंद्र, इस पर जो बीच में सस्पेंस बना रहा, आज यही हमारी चर्चा का विषय और भी तमाम पहलू जिस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रतिराम हमारे साथ पहले से जुड़े हुए थे, साथ ही चंडीगढ़ से नरेश कौशल वरिष्ठ पत्रकार हैं और रोहतक से मनीष ग्रोवर जो कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। बीजेपी का रुख करना चाहूंगी सबसे पहले मनीष ग्रोवर जी। आज एक बड़ी रैली होती है, बड़ा कार्यक्रम। आज अमित शाह वहां होते हैं, बीजेपी के बड़े नेता होते हैं और ये ऐलान होता है कि भाई चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ले ली, उसे ज्वाइन कर लिया। लेकिन फिर बीच में ऐसी खबरें आती हैं कि उन्होंने सदस्यता नहीं ली है। ये जो सस्पेंस की स्थिति बनती है, क्या ये होना चाहिए था? क्योंकि जनता के बीच भी गलत मैसेज गया और उसके बाद हालांकि चौधरी बीरेंद्र फोकस हरियाणा से जुड़े और इस चीज को उन्होंने क्लियर किया, लेकिन बीच में जो सस्पेंस क्रिएट हुआ वो क्या सही था? मनीष ग्रोवर जी। हेलो, आवाज नहीं। मनीष जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ भाई, आवाज मैडम। मनीष जी, आज जो सस्पेंस क्रिएट हुआ, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की है या नहीं की है, इससे लेकर इसी पर सवाल है कि क्या ये सस्पेंस होना चाहिए था? नहीं मैडम, ये कोई सस्पेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की एक मेंबरशिप होती है, वो मेंबरशिप आज इस रैली के माध्यम से उसने भारतीय जनता पार्टी में जाने को उन्होंने घोषणा की है। परंतु हमारे प्रदेश कार्यालय में 5 रुपए साधारण सदस्य होती है, 100 रुपए का सक्रिय सदस्य, उसके लिए कार्यालय में आना पड़ेगा। कार्यालय में आकर उनको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। इसलिए जब मेंबरशिप औपचारिक उनके साइन होंगे उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग उसी दिन दिखाई जाती है। परंतु उन्होंने आज कह दिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी अपने और अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। इसमें कोई सस्पेंस वाली बात ही नहीं। ये इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हैं, मैं भी खुद मंच में था, मेरे प्रदेश अध्यक्ष, मेरे पूरी टीम, हमारे सारे हरियाणा के प्रभारी, सह प्रभारी, हमारे विधायक दल के नेता सब मंच पे थे और आपके चैनल ने दिखा ही रहे माला डालते हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। सिर्फ एक मेंबरशिप, मंच पे मेंबरशिप नहीं होती, वो कार्यालय में आकर होती है। जिस दिन कार्यालय में मेंबरशिप हो जाएगी उनकी भारतीय जनता पार्टी उनकी सदस्यता ग्रहण हो जाएगी। जी ठीक है, आपके पास लौटेंगे मनीष ग्रोवर जी। रण सिंह मान जी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन एक मुस्कुराहट प्रोफेसर रतिराम के चेहरे पर देखने को मिली। सर, जरा इस मुस्कुराहट की वजह बता दीजिए, फिर चर्चा को एक नई दिशा में भी ले जाना है। नहीं, मेरी मुस्कुराहट का विषय तो ये है कि कांग्रेस ने चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को क्या नहीं दिया। आपको एक बात बताऊं कि 2000 में 99 में ये पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गए, 2000 में फिर ये असेंबली का इलेक्शन हार गए। असेंबली का इलेक्शन हारने के बाद, उससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये 2 बार पीसीसी के प्रेसिडेंट रहे, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, इनको इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी। 2000 में जब ये इलेक्शन हार गए, इलेक्शन हारने के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने इन्हें सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर बनाया, जो सारे हिंदुस्तान में उम्मीदवार चुनते हैं, और यूपी जैसी बड़ी स्टेट का 2004 में इनको प्रभारी बनाया, पीआरओ बनाया इलेक्शन के लिए। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनको दी, वर्किंग कमेटी में बनाया, वो हारने के बाद किया। उसके बाद ये 2005 में एमएलए बन गए, और एमएलए के बनने के बाद ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो आजकल मुख्यमंत्री है, उनके बहुत प्रतिद्वंदी रहे, उनकी खिलाफत भी करते रहे, और उसके बाद उनके फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। और मैंने अपने कानों से सुना है इनके कितने ही भाषण, जिनमें इन्होंने कहा था कि जितने मुख्यमंत्री भी आज तक मैंने देखे हैं काम करते हुए, आज मुझे ये पता चला है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बढ़िया मुख्यमंत्री हरियाणा को ना मिला है ना मिलेगा। ये इन्होंने खुद कहा है, कितने ही जनसभाओं में कहा है और मेरे सामने कहा है, मेरी कान सुने हैं। उसके बाद ये 2009 में हार गए। 2009 में हारने के बाद फिर कांग्रेस पार्टी ने इनको राज्यसभा दी, और राज्यसभा देने के बाद इनको जनरल सेक्रेटरी बनाया, 3 स्टेट्स का इंचार्ज बनाया। अब
3 स्टेट्स का इंचार्ज, इतना बड़ा नाम, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी, वर्किंग कमेटी का मेंबर, CWC का मेंबर, यानी इतनी चीजें अलंकृत होते हुए भी आज इनकी ये नौबत हो गई है कि इन्हें बीजेपी के कार्यालय में जाकर के 5 रुपए का सदस्य बनना पड़ेगा। तो इस बात पे मुझे कि इट्स ए फॉल ऑफ ए ग्रेट हीरो, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। इट्स ए ट्रेजिक डे इन हिज लाइफ ऑल्सो, इट्स ए ट्रेजिक डे। लेकिन रतिराम जी, आज तो उन्होंने अपने आप को खुद ही ट्रेजेडी किंग बताया और कांग्रेस ने सब कुछ दिया, लेकिन वो नहीं दिया जो वो खुद चाहते थे, और वो था सीएम का पद। देखिए, ट्रेजेडी किंग वो शायद उन्हें लिटरेचर नहीं पढ़ा। ट्रेजेडी किंग क्या होता है, उनको शेक्सपियर पढ़ना चाहिए। ट्रेजेडी किंग होता है वो जो डिसीजन नहीं ले सकता, और ये वैसे तो मैं कह सकता हूँ एक तरह से कि इनडिसाइसिव तो रहे हैं। ये कंसिस्टेंट कभी इन्होंने फाइट ही नहीं की। जो कंसिस्टेंट फाइट करते हैं वही हीरो बनते हैं, वही जीतते हैं। अगर ये कंसिस्टेंट फाइट करते तो ये चीफ मिनिस्टर भी बन सकते थे। इन्होंने कंसिस्टेंट फाइट इस बात के लिए नहीं की। भजन लाल से लड़े, उनके मिनिस्टर बन गए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लड़े, अपने सारे साथी लड़ाए, उन सारे साथियों को पीछे छोड़ दिया, आप उनके भी मंत्री बन गए। तो आप ये बताइए कि इन्होंने कंसिस्टेंट फाइट कहाँ करी है? ये तो उस लायक नहीं है जिस चीज़ को ये चाहते थे। और बीजेपी में जाके ये बीजेपी को भी पता है, और बीजेपी तो जो पार्टी है यार वो सब जानते हैं। ये हरियाणा जानता है, सारा देश जानता है कि ये पहले दिन सजाएंगे, फूल माला पहनाएंगे, दूसरे दिन ये कहेंगे कि चौधरी साहब आपकी स्टेज पे नहीं, वहाँ हमने VIP कुर्सी लगा दी है, वहाँ बैठ जाइए। तीसरे दिन कहेंगे कि आपको इस मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है, ये हमारा चिंतन मंथन हो रहा है। ये उस विचारधारा के है ही नहीं। मैं तो सिर्फ यहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इन्होंने आज इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। आज इतिहास का आधा सत्य बताया है, क्योंकि मैं चौधरी सर छोटू राम का एक फाउंडेशन ट्रस्ट है, उनका एक विचार मंच है, उसका कन्वीनर हूं, आज भी कन्वीनर हूं। अगर इन्होंने मुझे नहीं हटाया होगा, और मुझे बड़ा दुख हुआ जब उन्होंने आधा सत्य कहा। उन्होंने ये कहा कि चौधरी छोटू राम मुस्लिम लीग के खिलाफ थे। अरे मुस्लिम लीग के तो खिलाफ थे, लेकिन RSS और हिंदू महासभा के बारे में उन्होंने क्या कहा है ये तो जरा स्टेज पे बता दे अमित शाह के सामने, कि अमित शाह जी वो RSS के बारे में और हिंदू महासभा के बारे में ये कहते थे। और वो तो एक बात कहते थे जो ये सभाओं में भी बोलते हैं कि पेशावर से लेकर के होटल तक जो किसान खेत में पसीना बहाता है, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है, वो मेरा बेटा है, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। तो आज ये कह रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग को सिर्फ अपोज करते थे, वो उन फोर्सेस को सारी को अपोज करते थे। वो इस बात के स्टैंड करते थे कि देश में सेकुलरिज्म हो। और हम तो ये मैं नहीं, ये खुद कहते थे अगर चौधरी छोटू राम जीते रहते, जिंदा रहते, 45 में उनकी मृत्यु नहीं होती, तो हो सकता है कि हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होते। वो हिंदू मुसलमान को एक करना चाहते थे। आज ये उस पार्टी में चले गए जो मुसलमान के बारे में क्या सोचती है, जो इस देश को बंटवारे की तरफ ले जाना चाहती है, दोबारा से बंटवारा करना चाहती है, तो उस पार्टी में चले गए। तो मैं तो यही कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण दिन आपके हिसाब से है प्रोफेसर रतिराम जी। और आज इस कार्यक्रम के जरिए कई ऐसे पन्नों को आपने पलटा है, कई ऐसी बातों का जिक्र किया है जिससे राजनीति के जानकार के साथ साथ कई ऐसे लोग थे जिनको उन तमाम चीजों की जानकारी नहीं थी। प्रोफेसर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रणसिंह मान जी, प्रोफेसर रतिराम ने कई बातों का जिक्र किया कि कई चीजें दी कांग्रेस ने, इसके बावजूद कांग्रेस को छोड़ दिया उन्होंने। नहीं, देखो, बहुत एक स्पष्ट सी बात है कि जिस व्यक्ति को कांग्रेस ने इतना महत्व दिया, चुनाव हारने के बाद भी वो महत्व दिया, और उसने ये टारगेट बना लिया कि मुझे केवल और केवल एक पद चाहिए, और वो पद है मुख्यमंत्री जी का। किसी भी स्टेट में या देश में चाहे प्रधानमंत्री का पद है चाहे मुख्यमंत्री का पद है, वो एक पद है। और वो किसी एक पार्टी फैसला करती है कि उन परिस्थितियों में कौन ऐसा उपयुक्त आदमी है जिसको इस पद पर होना चाहिए। वो पार्टी ने फैसला ले लिया, और जब चुनाव नजदीक आए तो कह दिया कि भाई जो नेतृत्व रहेगा इस चुनाव में हरियाणा में विधानसभा में, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक जी का हुआ। तो जब ये स्थिति आई, इन्होंने भांप लिया, तो उन्होंने जो स्थिति कांग्रेस में रह करके जो अर्जित की, तो उनको उतने से संतोष नहीं हुआ कि अब मेरा कोई चांस नहीं है। तो केवल उस बात के लिए उन्होंने जो इस तरह से बदमगजी की, किसी तरह से जो एक राजनीतिक आचरण के
हिसाब से जी जी, तकनीकी खामी की वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही रणसिंह मान साहब। हम लौटेंगे आपके पास, और हमारे साथ नरेश कौशल जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। नरेश जी, माफी चाहूंगा, काफी लेट से आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस चर्चा में, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये, ट्रेजेडी किंग कहें या फिर स्ट्रैटेजी किंग कहें बीरेंद्र सिंह को? देखिए, ये जो ट्रेजेडी किंग वो अपने आप को तो कहते हैं जी, लेकिन एक बड़ा अर्थपूर्ण जो इसका उत्तर अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब वो बोले हैं, उन्होंने कहा कि ना बीरेंद्र सिंह के साथ कोई ट्रेजेडी होगी और ना कॉमेडी होगी, शायद ऐसा शब्द कहा है। जी 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 ये कॉमेडी शब्द कहने की कोई जरूरत नहीं थी। ये शब्द क्यों कहा गया है, इसके कोई ना कोई मायने जरूर निकाले जा सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, स्ट्रेटजी की आपने कही है। जी, स्ट्रेटजी, ये जो बातें चल रही हैं कि उन्होंने खंडन किया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुआ हूं, ये सिर्फ टेक्निकल बातें हैं। ये एक शह मात का एक खेल चल रहा जी, है। वो नहीं चाहते कि मेंबर पार्लियामेंट में जो है अभी वो मेंबर पार्लियामेंट हैं कांग्रेस की तरफ से, भले ही उनको सस्पेंड किया गया है, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी में डिक्लेयर्ड हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनकी जो मेंबरशिप है वो नहीं रहती है। वो एक शाहमात का खेल मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो चाहते हैं कि मैं शहीद हो जाऊं, मुझे हटाया जाए, तब ये इसलिए वो घोषणाएं तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो अपनी सीट भी जो है वो तब तक बचा के रखना चाहते हैं कि सीट भी ना जाए अभी। लेकिन ये जो है दल बदल का जो कानून है, उसके हिसाब से हो सकता है कि जो ये रैली हुई है इसकी कोई सीडी बनाकर कांग्रेस की हाईकमान जो है वो जो अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के, उनको दे सकते हैं, जाके उनको कह सकते हैं कि ये देखिए, ये जो पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण इनके जो है मेंबरशिप जो है वो ख़त्म की जाए। ऐसा भी एक उपाय हो सकता है। दूसरी बात जो ये कही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कि मेंबरशिप लेते हैं वहाँ जाकर कार्यालय में, अगर देखिए आज जब रैली थी उनको पता था घोषणाएं होनी है, तो वो औपचारिकता जो है मेंबरशिप लेने की, फॉर्म भरने की और पैसे जमा कराने की, वो पहले करके आ सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में करने की क्या बात है? क्वेश्चन वही है, बात वही है कि उन्होंने वहां पे अपने भारतीय जनता पार्टी के जो अपने जो वर्कर हैं उनको तो कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल होइए और उसके हाथ मजबूत करिए और कमल का जो है उसको फैलाइए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे मनीष ग्रोवर जी, आपका रुख करेंगे। आज अमित शाह ने कहा कि ट्रेजेडी नहीं होने देंगे और साथ ही कॉमेडी भी नहीं होने देंगे। कॉमेडी नहीं होने देंगे, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि वो व्यक्ति, वो शख्स जिसने 42 साल कांग्रेस की विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ी, उस विचारधारा का व्यक्ति जो बीजेपी के चरित्र का ही नहीं है, आपकी विचारधारा से एकदम उलट है, उसे आप कैसे खुद में रचा बसा लेंगे? अभी पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं। पार्लियामेंट चुनाव के अंदर दूसरे दलों के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे यहाँ चुनकर आए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के आज बिल्कुल हमारे घुल मिल गए हैं। मैं राव इंद्रजीत का जिक्र कर दूं, राव इंद्रजीत भी कांग्रेस छोड़ के आए हैं, कितने पुराने कांग्रेसी थे। अब जब वो हमारी टेबल पे बैठते हैं, उन्होंने कहा कि मैं 30 साल से कांग्रेस में था, मुझे कांग्रेस में कोई भी निर्णय होते थे कोई थोपे जाते थे, परंतु यहाँ क्या मैंने देखा, कोई भी निर्णय होते हैं छोटे से लेकर बड़े तक, वो नीचे कार्यकर्ताओं से लोकतंत्र तरीके से चर्चा करके निर्णय होते हैं। इसका फर्क है बहुत। इसलिए जब इंद्रजीत भी तो 30 साल पुराने कांग्रेसी थे, वो आज वो भारतीय जनता पार्टी, उनसे पूछो कितना मान सम्मान मिल रहा है। अभी मेरे आदरणीय प्रोफेसर रतिराम जी मेरी उम्र से बाप के बराबर हैं, अभी भी हमारा अहंकार से डूबे हुए हैं, मजाक कर रहे हैं हमारा कि वो 5 रुपए की मेंबरशिप लेंगे, दफ्तर जाएंगे। यही तो घमंड मार रहा है इनको, क्योंकि इनका इतना पुराना कांग्रेस का इतिहास रहा है। मनीष ग्रोवर जी, मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए, आपको बीच में रोक रहा हूं मैं। 5 रुपए की एक संगठन की बहुत मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पहली बात यह कि क्या राव इंद्रजीत के कद को
और वीरेंद्र सिंह के कद को एक तराजू के दोनों पलड़ों पे हम रख सकते हैं, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है कि कांग्रेस ने सब कुछ दिया वीरेंद्र सिंह को, सिर्फ सीएम का पद नहीं दिया। तो क्या भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि अगर प्रदेश में सरकार बनती है तो सीएम वीरेंद्र सिंह होंगे? मेरे मित्र, आज कोई सीएम के पद की चर्चा नहीं हो रही जी। आज खाली चर्चा हो रही है, खाली भारतीय जनता पार्टी में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आज जींद के रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया। जब हमारी मुख्यमंत्री की चर्चा होगी, हमारा पार्लियामेंट बोर्ड बैठता है, नहीं, मैं इस बात ये जानना भी नहीं चाह रहा आपसे कि ये कब चर्चा होगी मनीष ग्रोवर जी। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए तैयार है? क्योंकि अगर किसी भी नेता को बुलाया जाता है तो नफा नुकसान देख लिया जाता है कि इसके आने से नफा होगा या नुकसान होगा। और कितने महत्वाकांक्षी वीरेंद्र सिंह है, इस बात को आप भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज कांग्रेस ने उनको प्रोवाइड करवाया, हर पद दिया, हारने के बावजूद पद दिया, सिर्फ सीएम का पद नहीं दिया, जो 20 साल से टीस उनके दिल में है, जिसका जिक्र वो करते आए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार है इस चीज के लिए? वीरेंद्र सिंह से पूछ लीजिए कि उनको कितना मान सम्मान मिला, कितना नहीं मिला। तो मेरा मानना है कि जब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, यहां से कांग्रेस और यहां से जनता, कांग्रेस से लोग भाग रहे हैं। आप खाली मनीष जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बात को कहीं और ले जा रहे हैं। एक और सवाल था कि आज अमित शाह ने ये जो कॉमेडी शब्द का इस्तेमाल किया कि कॉमेडी भी नहीं होने देंगे, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? मनीष जी, टू द पॉइंट जवाब दीजिए। अमित शाह ने कहा कि ट्रेजेडी नहीं होने देंगे, कॉमेडी भी नहीं होने देंगे, इसका क्या अर्थ निकाला जाए? आप ये अर्थ इसका लगा लो, जिस तरह उन्होंने जब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ उन्होंने उनसे यूज किया है, उनसे काम लिया है, उनसे काम लेने के बाद साइड में केंद्र से और प्रदेश में उसके आउट किया है। इसलिए चौधरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो ज्वाइन करेगा उसका ठीक है, आपकी बात का जवाब रतिराम जी से ले लेते हैं। रतिराम जी, भाजपा का यह कहना है कि इस्तेमाल किया गया है वीरेंद्र सिंह को, कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ यूज किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं सिर्फ इसमें इतना कह सकता हूं कि यूज तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि कुछ दिन के बाद मैं अच्छी तरह जानता हूं और मैंने ये इनको बता दिया था, चौधरी वीरेंद्र सिंह को कई मीटिंग्स में बता दिया था कि 3 महीने के बाद या तो आप निकलाएंगे भारतीय जनता पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी आपको निकाल देगी, क्योंकि आप वो बातें कर ही नहीं सकते। ये जो इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए, ये जो मतलब बीजेपी के जो प्रवक्ता बैठे हैं, या अमित शाह जी से पूछिए कि क्या उन्होंने पूछ लिया उनसे कि वो 370 के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या उनसे पूछ लिया उन्होंने कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या कहना चाहते हैं? क्या उन्होंने पूछ लिया इस बात के लिए कि वो उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते? वो नहीं करते हैं। जब वो नहीं करेंगे, उनकी भाषा नहीं बोल सकते, उनका नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उन्हें बता रहे हैं अभी, भाई वो तो उनके तो एक टीस है चीफ मिनिस्ट्री की, उसको आप क्लियर नहीं कर रहे, अमित शाह क्लियर करके नहीं गए। अरे एक टीस है, उसको क्लियर कर दो ना कि आप उसे मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो फिर क्या परेशानी है? टीस को दूर करो ना। और वो टीस दूर कराने आए, अगर उनकी ये टीस दूर नहीं हुई तो उन 17,000 जो जिनको वो कह रहे हैं तथाकथित 17,000 को लेके गए हैं, उनको क्या जवाब देंगे? ये क्या जिम्मेवारी देनी जी? पार्लियामेंट्री बोर्ड तो यार कांग्रेस का भी करता है, उनको सबको उन्होंने ही दिया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं दिया है। आपका पार्लियामेंट्री कांग्रेस का कोई पार्लियामेंट बोर्ड नहीं है, कांग्रेस समाज के हैं, सोनिया गांधी वही निर्णय करती है। ये आप कहते हैं, हम जानते हैं आपका कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं है। आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड है एक नागपुर में, जिसका नाम है RSS, जो आपको चला रहा है, वो सरकार वही चला रहा है। यार क्या बेकार की बात कर रहे हो? ये देश सारा जानता है कि आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड सिर्फ नागपुर में है। भागवत है आपके पार्लियामेंट्री बोर्ड, आपका सबका पसीना निकल जाता है अगर भागवत एक बात कहें। कहाँ आपकी पार्टी है? ये पार्टी है क्या कोई? इस पार्टी में चौधरी वीरेंद्र सिंह का सांस घुट जाएगा, वो 3 महीने रह सकते, मैं कह सकता हूं आपसे, मैं जानता हूं ना अच्छी तरह से। ठीक है मनीष ग्रोवर जी, एक चीज का जवाब दे दीजिए। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आज भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश स्तरीय नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, चाहे वो आपके रामविलास शर्मा हो या इनके इर्द गिर्द जो तमाम बड़े नेता हैं, अनिल विज का नाम भी लिया जा सकता है, क्या उनके मन में भी, उनके जहन में भी एक डर आया होगा कि कहीं जो सीएम बनने का ख्वाब वो लोग देख रहे हैं,
कहीं उस पर संशय के बादल तो नहीं मंडरा जाएंगे वीरेंद्र सिंह के आने के बाद? ये मित्र सिर्फ जी। आपके चेहरों में ऐसा भय दिखा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता क्योंकि गड़े हुए हैं, बूढ़े हुए हैं, क्योंकि उस संगठन से निकले हुए हैं, उस संगठन से निकले हैं, इन चीजों का कोई भय नहीं मानते। मिलेगा जो भाग में है। हम अपनी मेहनत करेंगे, अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए, समाज के लिए, देश, कोई पद के लिए हमारा कोई भी कार्यकर्ता भूखा नहीं है। हमने जीवन लगा दिया इस राष्ट्र के लिए, देश के लिए। ये कोई जो भूख है वो और दलों में होगी, जैसे अभी हमारे आदरणीय प्रोफेसर रतिराम जी कह रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी नहीं है, किसी को डर नहीं है, भय नहीं है। कुनबा बढ़ रहा है, कांग्रेस जा रही है, ये तय है। ठीक है, नरेश कौशल जी का रुख करेंगे। नरेश कौशल जी, जैसा कि रतिराम कह रहे थे कि जिस विचारधारा के आदमी हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो 3 महीने नहीं टिक पाएंगे भारतीय जनता पार्टी में। ये 2 अलग अलग विचारधाराओं का समावेश, क्या चीनी और पानी की तरह ये क्या घुल पाएंगे, मिल पाएंगे? अब क्या लगता है आपको? देखिए, ये समय से पहले की बात है। ये ठीक है कि अब उनके विचारधारा तो बिल्कुल अलग थी। विभिन्न मुद्दों पे कांग्रेस की विचारधारा और बीजेपी की अलग अलग रही है। और 40 साल एक आदमी ने जहाँ पे जिस विचारधारा की पैरवी करी, बात की है, वो कैसे घुलेगा वो आने वाला समय ही वो तो बता सकता है। लेकिन मैं एक टिप्पणी, ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ पे जिन्होंने अभी कहा है कि हम तो भूख नहीं हमें है, पदों की भूख नहीं है जी। मुझे लगता है ऐसा है कि ये अतिथि देवो भव जो है ना, वो भारतीय जनता पार्टी वाले अतिथि देवो भव में शायद विश्वास करते हैं जी। कि जो दूसरी पार्टी से आ रहे हैं भूखे बेचारे, उनको तो मेंबर पार्लियामेंट बनाओ, उनको एमएलए की टिकटें दो, अतिथि देवो भव कहो, तो उनको खिलाओ, भूखे को रोटी दो। क्या ये मतलब है? आरएसएस में जिसने अपनी जान खपाई है, भारतीय जनता पार्टी में रहकर जिन लोगों ने 30 साल अपना खून पसीना बहाया है, आप उनको इतना सब्र में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई ठीक बात थोड़ी है। आप अपनी पार्टी के बंदों को आगे लाइए, उनकी विचारधारा को आगे लाइए। आप दूसरी जो बंदे दूसरी पार्टी से जो लोग आ रहे हैं, आप उनकी विचारधारा को क्यों ज्यादा? बिल्कुल। और नरेश कौशल जी, यही चीज हमने लोकसभा चुनाव में भी देखे थे कि बाहर से कैंडिडेट आ रहे थे, उनको टिकट भी दिया जा रहा था और वो मोदी लहर में सवार होकर जीत भी गए। मैं लौटूंगा आपके पास। रणसिंह मान साहब लगातार काफी देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मान साहब, एक सवाल ये कि जिस तरीके से आज के मंच पर एक शक्ति प्रदर्शन भी किया गया वीरेंद्र सिंह की तरफ से, साथ ही साथ कांग्रेस पर जो तीखे बाण वो लगातार पिछले कई समय से छोड़ रहे हैं, वो भी छोड़ा गया। क्या जाते जाते भी कांग्रेस को एक डैमेज पहुंचा के गए हैं वीरेंद्र सिंह? मानते हैं आप ऐसा? ना, निश्चित रूप से वो कई दिन से ऐसे बयानबाजी कर रहे थे और उनकी जो कार्यशैली थी वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही थी, जिसके वो मूल पार्टी के अपने आप को नेता मानते थे। चलो, वो उनका विवेक था, लेकिन हरियाणा की जनता इसको समझती थी। मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूँ, वो ये है कि राजनीति में कोई एक वरिष्ठता महत्वपूर्ण तो है, लेकिन निर्णायक तो नहीं है कि सारी बात उसी पे तय हूँ। यदि वरिष्ठता के आधार पर राजनीति में फैसले हों तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, वो या तो अडवाणी जी होते, मुरली मनोहर जोशी जी होते, या सुषमा जी होते, लेकिन प्रधानमंत्री तो आज नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में यदि यहाँ की राजनीति में पार्टी ने ये फैसला किया कि किसी और के मुकाबले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही उपयुक्त आदमी है, तो कोई गलत नहीं किया। फिर उसमें ये पार्टी का फैसला था, उनको स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में वो चौधरी भजनलाल के साथ रहे, उनके मंत्रिमंडल में रहे, फिर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भी मंत्रिमंडल में रहे, आज वो राज्यसभा के सदस्य में। कभी भी उसने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में किसी वर्ग के लिए, किसी क्षेत्र के लिए, जो अपनी राजनीति के लिए वो कभी कभी उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए उन्होंने कोई त्याग किया हो, कोई संघर्ष किया हो, या कभी भी बात सत्ता में रहते हुए की हो, तो ये हरियाणा की जनता के सामने है। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी उसको समझते हैं। तो आज जब उन्होंने ये देख लिया कि उनकी जो हसरत उन्होंने पाल ली, वजह या बेवजह, और उन्होंने आज दुख बयान किया अपनी जींद रैली में, और भारतीय जनता पार्टी भी उसके दुख में अपने आप को दुखी महसूस कर रही है, उनको पता तब चलेगा जब वो बाकायदा भारतीय जनता पार्टी में होंगे। और कांग्रेस उनकी बदमगजी को इतने दिन झेल गई,
वो 3 महीने भी मैं रतिराम जी की बात से सहमत हूं, वो झेल नहीं पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी को जो भगोड़ों की जमघट पार्टी के रूप में उभर रही है हरियाणा में, हरियाणा की जनता बाकायदा एक एक बात को समझ रही है। बिल्कुल, हरियाणा की जनता तमाम बातों को समझती है। मान साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, एक प्रतिक्रिया प्रोफेसर रतिराम जी से भी हम लेना चाहेंगे। प्रोफेसर रतिराम जी, एक बात का जिक्र वीरेंद्र सिंह ने किया कि मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की अफवाहें फैलाई गई कि मुख्यमंत्री के साथ बैठकर मैंने खाना खाया। क्या वाकई उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश है? क्या मान मनोवर का एक दौर भी चला? आप बखूबी उनके बहुत ज्यादा करीबी हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि क्या कभी मान मनोवर का एक दौर भी चला था? नहीं, आपस में मिलते हैं जब पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं। जब तक वो पॉलिटिकल पार्टी में कांग्रेस में थे, जब तक मिलना जुलना होता है, खाना पीना भी होता है, इसमें क्या परेशानी है? इसमें कोई ना उनको मना करना चाहिए ना किसी और को मना करना चाहिए। कभी बैठे हों, कभी खाना खाया, उसमें क्या फर्क पड़ता है? इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कहीं खाना उन्होंने खा लिया, कहीं मुख्यमंत्री ने खा लिया, कहीं और किसी ने खा लिया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज तो सिर्फ सवाल इस बात का है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए हैं, तो कांग्रेस पार्टी के बाद वो बीजेपी में कितने दिन टिक पाएंगे? ये एक तो ये बात है। एक ये है कि मैं ये चाहूँगा कि इतिहास को सही से वो उसका वर्णन करें, इतिहास को गलत तोड़ मरोड़ के ना करें। और ये जो बात रण सिंह मान जी कह रहे थे, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। प्रोफेसर रतिराम, चौधरी छोटूराम की विरासत का वारिस जो कि बीजेपी में चला गया, क्या वहां पर ये विरासत महफूज रह पाएगी? इसका माकूल जवाब आप दे पाएंगे? नहीं रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, क्योंकि बीजेपी कभी भी किसान हितैषी पार्टी नहीं रही। वो पार्टी उन लोगों की है जो किसान के खिलाफ है। ये कभी महफूज नहीं रह पाएगी। और उन्होंने, मुझे ऐसा दुख से कहना पड़ता है कि जिस विरासत के सहारे वो इतने बड़े नेता बने थे, उस विरासत को आज उन्होंने अमित शाह के चरणों में लाके छोड़ दिया। हरियाणा के किसान के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य का दिन हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है। वो जिनके बारे में चौधरी छोटूराम ने, जिनकी बहियां दलवादी हों, बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर चौधरी छोटूराम की विरासत जो है बीजेपी में, किसानों के मसीहा की ये विरासत बीजेपी में महफूज नहीं रहेगी। मनीष ग्रोवर जी, जवाब दीजिए। नहीं रहेगी मैडम। प्रोफेसर वीरेंद्र का, अपना चौधरी वीरेंद्र का भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने से इनको लग रहा है कि कांग्रेस की जो जमीन है खिसक रही है। इनको चिंता अपनी लग रही है, बार बार चौधरी वीरेंद्र सिंह के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैं पूछना था चौधरी वीरेंद्र सिंह से, ठीक है, आपका कहना है कि वो सुरक्षित रहेगी। बस माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है। एक आखिरी प्रतिक्रिया नरेश कौशल जी आपसे, क्या ये मानकर चला जाए कि मोहब्बत भी जरूरी थी और बिछड़ना भी जरूरी था? सिंह ने अपने परिवार के सिवा, इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं संक्षिप्त में बात कर रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। वीरेंद्र सिंह की जो अपनी छवि है, जो वीरेंद्र सिंह का अपना कार्यक्षेत्र है और उसका ग्रामीण आधार जो है, उसका फायदा लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको अपने गले लगाया है। और वो कितना उसका लाभ उठा पाएगी, ये तो आने वाला बिल्कुल, ये आने वाला वक्त बताएगा। वक्त की बिल्कुल अब इजाजत नहीं है कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर रतिराम, खासतौर पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रण सिंह मान साहब, शुक्रिया आपका। और नरेश कौशल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष ग्रोवर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। आने वाला वक्त बताएगा कितने समय तक टिकते हैं और क्या परिणाम इस समावेश का मिलता है। इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।